नमस्कार दोस्तों, फ्यूचर पॉइंट क्लासेज यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत एवं बहुत बहुत अभिनंदन है। आज साइकोलॉजी की 10वीं क्लास है और साइकोलॉजी की 10वीं क्लास एवं बाल विकास जो चाइल्ड डेवलपमेंट है उसकी 6वीं क्लास है। और 6वीं क्लास के अंतर्गत हमारी चूँकि विकास की अवस्थाएं चल रही हैं, तो विकास की अवस्थाओं में हमने गर्भावस्था इससे पिछली वाली क्लास में चर्चा की थी। गर्भावस्था के बाद में आती है शेषावस्था। तो शेषावस्था में बालक का किस किस प्रकार से विकास होता है उस पर चर्चा करेंगे। शेषावस्था सबसे पहले अपन बात करेंगे कि शेषावस्था का कार्यकाल या काल कितना होता है। तो शेषावस्था का जो कार्यकाल होता है वो जन्म से लेकर के जन्म के बाद 5 से 6 वर्ष तक शेषावस्था होती है। ठीक है ना। जन्म से लेकर के जब बालक का जन्म हुआ, जन्म से 5 से 6 वर्ष तक की अवस्था को अपन क्या कहते हैं? शेषावस्था कहते हैं। तो देखते हैं शेषावस्था में किस किस प्रकार से। सबसे पहले तो इनके उपनामों की बात करते हैं, क्योंकि उपनाम बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं कि किस अवस्था का उपनाम है। तो देखिए शेषावस्था के उपनाम क्या है। तो शेषावस्था के उपनामों में अगर मैं बात करूं तो ये इसको भावी जीवन की आधारशिला भी कहा जाता है। शेषावस्था को क्या कहा जाता है? भावी जीवन की आधारशिला। ठीक है, शेषावस्था को। इसके बाद में इसको कहा जाता है तीव्र विकास की अवस्था। तीव्र विकास की अवस्था भी कहा जाता है इसको। ठीक है, सीखने का आदर्श काल भी कहा जाता है इसे। सीखने का आदर्श काल, सीखने का आदर्श काल कहा जाता है इसे। इसके उपनामों की बात कर रहा हूँ। इसको अनुकरण या अनुसरण की अवस्था भी कहते हैं। अनुकरण या अनुसरण की अवस्था। इसके बाद में अनुकरण या अनुसरण की अवस्था इसको कहेंगे सीखने का आदर्श काल, अनुकरण या अनुसरण की अवस्था। प्रबल जिज्ञासा काल भी इसे कहते हैं अपन। प्रबल जिज्ञासा काल भी कहा जाता है इसे। प्रबल जिज्ञासा काल के बाद में इसको अपन उदासीनता की अवस्था भी कहते हैं। उदासीनता की अवस्था। नैतिक आचरण शून्यता की अवस्था भी इसे कहते हैं अपन। नैतिक आचरण शून्यता की अवस्था इसे कहा जाता है। नैतिक आचरण शून्यता की अवस्था। इसके बाद में इसको बचपन की अवस्था भी कहा जाता है। बचपन या इन्फेंसी जिसको कहते हैं, इसकी अवस्था भी इसे कहा जाता है। तो इस प्रकार से मैंने काफ़ी आपको उपनाम बताए। इनमें से चूंकि एक दे दिया जाता है कि भावी जीवन की आधारशिला कौन सी अवस्था का उपनाम है, या प्रबल जिज्ञासा काल जो है कौन सी अवस्था का उपनाम है, ये मैंने आपको उपनाम बताए हैं शेषावस्था की। भावी जीवन की आधारशिला ऐसा कहा जाता है कि शेषावस्था में ही जो बालक भविष्य में जो बनने वाला है, बालक को जो भी बनना है वो शेषावस्था में ही बन जाता है। अर्थात भावी जीवन की आधारशिला होती है शेषावस्था। तीव्र विकास की अवस्था। शेषावस्था में शारीरिक, सामाजिक, संवेगात्मक सभी प्रकार के जो विकास होते हैं बहुत तीव्र गति से होते हैं, इसलिए इसको तीव्र विकास की अवस्था भी कहते हैं। सीखने का आदर्श काल। शेषावस्था में चूंकि स्टार्टिंग में किसी प्रकार के कोई संवेग नहीं होते हैं जो कि भ्रमित करें, इसलिए शेषावस्था क्या है कि सीखने का आदर्श काल भी कहा जाता है। अर्थात इस अवस्था में बालक को जो कुछ भी सिखाया जाए तो बालक उसको तुरंत सीख जाता है। इसके बाद अपन कहते हैं अनुकरण या अनुसरण की अवस्था। अनुकरण का मतलब होता है किसी दूसरे की नकल करना। अर्थात जो बालक या बालिका होते हैं अपने से बड़े जो होते हैं, दादा या दादी या किसी की भी नकल करने में माहिर होते हैं, अर्थात किसी की भी नकल करते हैं, इसलिए इसको अनुकरण या अनुसरण की अवस्था कहते हैं। प्रबल जिज्ञासा काल। इस अवस्था में बालक या बालिकाओं के अंदर बहुत प्रबल जिज्ञासा होती है। किसी चीज़ को पाने की अगर उनमें जिद है तो उस चीज़ को तब तक पाने लेते हैं, तब तक चुप नहीं होते हैं। उदासीनता की अवस्था होती है। अर्थात उदासीनता की अवस्था शेषावस्था को इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस अवस्था में बालक ना तो अपनों को समझता है ना परायों को समझता है स्टार्टिंग में, इसलिए इसमें उदासीन होता है। अर्थात वो ना तो तुमको जानता है, ना इसको जानता है, ना धन का महत्व जानता है। नैतिक आचरण शून्यता की अवस्था। इस अवस्था में किसी प्रकार का नैतिक आचरण नहीं होता है। अपने जो पूर्वज हैं या अपने से दादा या दादी हैं उनकी किसी को भी थप्पड़ मार सकता है, कुछ भी कर सकता है, कुछ भी कह सकता है, क्योंकि इसमें नैतिक आचरण बिल्कुल नहीं होते हैं, इसलिए इसको नैतिक आचरण शून्यता की अवस्था कहा गया है। इसके बाद बचपन इसको कहा ही जाता है शिशुअवस्था को, क्योंकि शिशुअवस्था को ही तो बचपन कहा जाता है, इसलिए इसको बचपन की व्यवस्था कहते हैं। अब कुछ साइकोलॉजिस्ट आए, मनोवैज्ञानिक आए, उन्होंने शिशुअवस्था की परिभाषा अलग अलग करके। सबसे पहले आए थे हमारे फ्रॉड साहब। फ्रॉड साहब ने क्या कहा वो सुनिएगा। फ्रॉड साहब ने शिशुअवस्था को परिभाषित करते हुए कहा
कि शिशुअवस्था क्या है? फ्रॉड साहब ने कहा कि शिशुअवस्था जो है वो भावी जीवन की आधारशिला है। भावी जीवन की आधारशिला किसने कहा शिशुअवस्था को? फ्रॉड साहब ने कहा। और इसके बाद शिशुअवस्था की बात करते हैं अपन, तो फ्रॉड के बाद में आए थे वॉटसन। वॉटसन साहब ने शिशुअवस्था को परिभाषित करते हुए कहा कि शिशुअवस्था तीव्र विकास की अवस्था है। तो तीव्र विकास की अवस्था किसने कहा? शिशुअवस्था को वॉटसन ने कहा। इसके बाद में आए वैलेंटाइन, और वैलेंटाइन जो आए, वैलेंटाइन ने क्या कहा वो सुनिए। वैलेंटाइन ने कहा कि शिशुअवस्था क्या है? वो सीखने का आदर्श काल है। सीखने का आदर्श काल किसने बताया शिशुअवस्था को? वैलेंटाइन ने बताया। तो ये साइकोलॉजिस्ट है जिन्हें शिशुअवस्था को परिभाषित किया। आगे देखते हैं कि शिशुअवस्था में विकास किस प्रकार से होता है। अब हम देखेंगे कि शिशुअवस्था में शारीरिक विकास किस प्रकार से होता है। इसके बाद में देखेंगे शिशुअवस्था में मानसिक विकास किस प्रकार से होता है। इसके बाद में देखेंगे कि शिशुअवस्था में संवेगात्मक विकास जो होता है वो किस किस प्रकार से होता है। तो आगे चलते हैं शिशुअवस्था, ठीक है मित्रों। तो देखिए शिशुअवस्था के आगे चलते हैं अपन। सबसे पहले बात करते हैं शिशुअवस्था के शारीरिक विकास की, कि शिशुअवस्था में जो बालक या बालिका होती हैं उनका शारीरिक विकास किस किस प्रकार से होता है, उस पर चर्चा कर रहे हैं अपन, ठीक है, शिशुअवस्था के। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं शारीरिक विकास पर। तो ध्यान दीजिएगा शारीरिक विकास किस किस प्रकार से होता है बालक और बालिका में। तो देखिए जब भी बालक व बालिका का जब जन्म होता है तो बालक के जन्म के समय जो लंबाई होती है उसकी, क्योंकि शारीरिक विकास में उसकी लंबाई, चौड़ाई, वजन इनकी ही बात करेंगे, संख्यात्मक मान की। और इसके बाद में बात करेंगे तो सामाजिक, मानसिक विकास, संवेगात्मक विकास, सामाजिक विकास किस किस प्रकार से होता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं शारीरिक विकास की। तो शारीरिक विकास में जो बालक होते हैं, बालक जब जन्म लेता है तो उस समय बालक के शरीर की लंबाई 20 इंच होती है, जबकि बालिका जो जन्म लेती है, उस बालिका के शरीर की लंबाई कितनी इंच होती है? 19 इंच होती है। ये बालिका के शरीर की लंबाई होती है। जन्म के समय इनकी लंबाई होती है, और जन्म के बाद 1 सप्ताह तक बालक और बालिका दोनों की लंबाई घटती है, लेकिन 1 सप्ताह के बाद बालक और बालिका दोनों की लंबाई फिर से क्या होती है? बढ़ती है। 6 माह के जब शिशु हो जाते हैं, 6 माह का जब बालक और बालिका हो जाता है, तो 6 माह के बालक और बालिका की लंबाई जो है अपने जन्म के समय की लंबाई से लगभग कितनी हो जाती है? 2 गुनी हो जाती है। और लंबाई पर ही चर्चा कर रहे हैं। इसके बाद जब 3 वर्ष का बालक और बालिका हो जाता है, तो 3 वर्ष के बालक और बालिका की जो लंबाई होती है, 3 वर्ष का जब बालक या बालिका हो जाता है उसकी लंबाई अपने जन्म के समय की कितनी गुनी हो जाती है? लगभग जो जन्म का समय उससे 3 गुनी हो जाती है। जी बिल्कुल, 3 गुनी नहीं, सॉरी ये गलत कह दिया। तो 3 वर्ष का जब शिशु होता है तो उसकी जो लंबाई है वो लगभग कितनी हो जाती है? लगभग जो शिशु का शरीर होता है उससे 2.5 गुनी हो जाती है, ठीक। इसके बाद में अपन चर्चा करते हैं लंबाई पे। वजन की बात करें, जब बालक का जन्म होता है तो जन्म के समय बालक जो होता है उसका वजन तो होता है 7 पॉइंट, ठीक है ना, 7 पॉइंट। और बालिका का जो वजन होता है वो इससे कम होता है, बालक से बालिका का वजन क्या होता है? कम होता है। लेकिन जन्म के लगभग अगर मैं बात करूं तो 3 वर्ष या जन्म के 1 वर्ष बाद, जो जन्म के समय बालक व बालिका का वजन है उससे क्या है कि 2 गुना हो जाता है 1 वर्ष बाद। और 3 वर्ष बाद अगर मैं बात करूं तो जन्म के समय का लगभग 3 गुना बालक व बालिका का वजन हो जाता है, ठीक है ना। 3 वर्ष बाद बालक व बालिका का जो वजन है वो जन्म के समय का 3 गुना हो जाता है। इसके बाद मैं बात करता हूँ, ये तो शारीरिक विकास की थोड़ी सी चर्चा हुई कि बालक में किस किस प्रकार से, एक अपन ने लंबाई और इसकी बात की है वजन की। अब मैं बात करता हूँ हड्डियों की बात करता हूँ। तो देखिए हड्डियों की चर्चा करते हैं शारीरिक विकास में। जब बालक या बालिका जन्म लेती हैं तो बालक या बालिका में जन्म लेते समय 270 हड्डियाँ होती हैं। कितनी हड्डियाँ होती हैं? 270 हड्डियाँ होती हैं। और ये हड्डियाँ क्या होती हैं कि बढ़ती जाती हैं। और बाल्यावस्था में, जब बाल्यावस्था में बालक या बालिका पहुँच जाता है तो उस समय हड्डियों की अधिकतम संख्या 350 हो जाती है। और 350 होने के बाद में फिर इसमें अस्थिकरण की प्रक्रिया शुरू होती है, अर्थात हड्डियों का आपस में जुड़ना शुरू होता है। और जुड़ने के बाद में ये प्रौढ़ावस्था तक कितनी हड्डियां रह जाती हैं? 206 हड्डियां रह जाती हैं, ठीक है। युवावस्था तक 206 हड्डियां रह जाती हैं। तो ये तो हड्डियों की बात हुई, ये मैंने हड्डियों की बात कर ली शारीरिक विकास में कि हड्डियों का विकास किस किस प्रकार से होता है। मांसपेशियों की अगर मैं बात करता हूँ, मांसपेशियाँ, तो जो शारीरिक विकास में जब बालक का जन्म होता है
तो बालक के जो वजन है उस वजन की 21% जो होती हैं वो क्या होती हैं, सॉरी 23% जो होती है वो मांसपेशियां होती हैं। बालक में जन्म लेते समय बालक या बालिका में जितना भी वजन है उसका 23% क्या होती है, मांसपेशियां होती हैं। ठीक है। और इसके बाद में ये शारीरिक विकास पर मैंने चर्चा की। अगर मैं बात करूँ शारीरिक विकास में दांतों की बात अगर मैं करता हूँ, दांत तो लगभग गर्भकाल में जब माँ के गर्भ में बच्चा रहता है तो लगभग 5 से 6 महीने जब माँ के गर्भकाल में हो जाता है तो उसमें दांत बनना शुरू हो जाते हैं। लेकिन जब दांत बाहर निकलते हैं तो लगभग बालक जो है, ध्यान देना मेरी बात पर जी, लगभग बालक जब 5 से 6 माह का होता है तो 5 से 6 माह के बालक में सबसे पहले जो नीचे के जबड़े होता है उस नीचे के जबड़े में 2 दांत निकलते हैं। और लगभग जब 5 से 6 वर्ष का बालक हो जाता है तो 5 से 6 वर्ष का बालक होते होते उस बालक में संपूर्ण दांत अर्थात 20 दांत निकल आते हैं। और इन 20 दांतों को दूध के दांत कहा जाता है। किसके दांत कहा जाता है, दूध के दांत कहा जाता है। तो ये हमने किसकी बात कर ली, दांतों की बात कर ली। ठीक है ना। तो ये हमने शारीरिक विकास की एक प्रकार से चर्चा की थी कि शेष अवस्था में शारीरिक विकास बालक व बालिका का किस किस प्रकार से होता है। लंबाई की हमने सबसे पहले चर्चा की, लंबाई के बाद वजन की चर्चा की, वजन के बाद हमने मांसपेशियों की चर्चा की, हड्डियों की चर्चा की। तो इस शेष अवस्था में शारीरिक विकास हुआ। अब शेष अवस्था में मानसिक विकास की मैं चर्चा करता हूँ कि शेष अवस्था में बालक व बालिका का मानसिक विकास किस किस प्रकार से होता है। ठीक है। तो मानसिक विकास की चर्चा देखिए, मानसिक विकास, मानसिक विकास। अब देखिए मित्रों क्या है, अब सुनेगा मानसिक विकास। तो देखिए मानसिक विकास जो है वो मेंटली जो बालक व बालिका का विकास इस अवस्था में किस प्रकार से होता है उस पर चर्चा की। बहुत ही महत्वपूर्ण है मानसिक विकास इसमें। तो देखिए जब बालक व बालिका जन्म लेता है तो जन्म लेते समय अगर मैं मस्तिष्क की बात करूं तो जो टोटल जो बालक व बालिका का वजन है उसमें जो मस्तिष्क के वजन का 21% भाग होता है। 21% का मतलब लगा सकते हो आप 350 ग्राम। ये बालक का मस्तिष्क होता है, लेकिन बालिका का मस्तिष्क थोड़ा सा इससे क्या होता है, कम होता है। 21%, लेकिन बालिका का जो वजन है उसका 21% बालिका का मस्तिष्क होगा। बालक का जो जन्म के समय वजन है उसका 21% किसका है, मस्तिष्क के सिर का वजन होता है। तो निश्चित रूप से मान सकते हैं कि बालक या बालिका शेष अवस्था में कितने बुद्धिमान होते हैं। इसको लेकर कुछ साइकोलॉजिस्ट ने अपने विचार व्यक्त किए मानसिक विकास को लेकर शेष अवस्था में कि बालक और बालिका का मानसिक विकास किस प्रकार से होता है। तो सबसे पहले इसमें एक साइकोलॉजिस्ट आई, इनका नाम था श्रीमती गुडएनएफ, श्रीमती गुडएनएफ। तो श्रीमती गुडएनएफ ने क्या कहा वो सुनिएगा। श्रीमती गुडएनएफ के अनुसार 4 से 5 वर्ष का होते होते बालक व बालिका की बुद्धि का लगभग आधा विकास हो जाता है, ये उन्होंने कहा। श्रीमती गुडएनएफ ने कहा कि बालक व बालिका 4 से 5 वर्ष के होते होते उसकी बुद्धि का 50% विकास हो जाता है। इसके बाद में आए जॉन लॉक। जॉन लॉक ने क्या कहा वो सुनिएगा। जॉन लॉक ने ये कहा कि बालक जब जन्म लेता है, बालक जब जन्म लेता है तो जन्म लेते समय बालक व बालिका का मस्तिष्क एक कोरे कागज के समान होता है। जिस प्रकार कोरे कागज पर कुछ नहीं लिखा रहता है उसी प्रकार बालक व बालिका के जन्म लेते समय उनके मस्तिष्क पर कुछ नहीं लिखा रहता है। जन्म के बाद वो अपने मस्तिष्क पर अपने जीवन के अनुभवों को लिखता है। ऐसा किसने कहा, जॉन लॉक ने कहा। इनकी परिभाषा काफ़ी बार पूछी जाती है जॉन लॉक की। इसके बाद में आए थे, क्या नाम था उनका, फ्रॉड। फ्रॉड ने ये कहा कि बालक या बालिका को जो भी बनना है वो शेषावस्था में बन चुका होता है। बालक व बालिका को कलेक्टर बनना है तो वो शेषावस्था में बन चुका होता है। बालक व बालिका को चपरासी बनना है तो वो शेषावस्था में बन चुका होता है। बालक बालिका को जो भी बनना है वो शेषावस्था में बन जाता है। ये किसका कहना था, फ्रॉड का कहना था। और इनकी साइकोलॉजिस्ट या फ्रॉड की बात सही भी है, क्योंकि अपने राजस्थानी में कहावत भी है कि पूत के पाप पालना में दिख जाती। सही है ना। इसके बाद में इन सब बातों से अगर निष्कर्ष निकालें तो सभी ने लगभग ये कहा है कि मानसिक जो विकास है वो बालक और बालिका का किस में हो जाता है, शेषावस्था में हो जाता है। किसमें कितनी बुद्धि आनी है इसका डिसीजन, इसका निर्णय शेषावस्था में हो जाता है। ठीक है जी। इसके बाद में अगर अपन चर्चा करें तो कुछ और साइकोलॉजिस्ट आए थे, जैसे कि सबसे पहले थॉर्नडाइक आए हैं ना। थॉर्नडाइक साहब ने क्या कहा,
बुद्धि के बारे में चर्चा कर रहा हूँ। थॉर्नडाइक आए, नोट में लिख लेना इसको चाहे। तो थॉर्नडाइक साहब ने बुद्धि के बारे में चर्चा करते हुए कहा कि 15 से 16 वर्ष की अवस्था में बालक की बुद्धि का पूर्ण विकास हो जाता है। ये किसने कहा? थॉर्नडाइक ने कहा। क्रोएंड ने क्या कहा? क्रोएंड ने कहा कि बालक की बुद्धि का लगभग 20 से 25 वर्ष की अवस्था में क्या है? पूर्ण विकास हो जाता है। तो इन सब अवस्थाओं से लगाएं। अगर प्रश्न आ जाए कि बालक की बुद्धि का संपूर्ण विकास किस अवस्था में हो जाता है, ऑप्शन होंगे पहला ए 5 से 10 वर्ष, बी 10 से 15 वर्ष, सी 15 से 20 वर्ष और डी कितना 20 से 25 वर्ष। तो आपको करना है 15 से 20 वर्ष, क्योंकि ज़्यादातर साइकोलॉजिस्ट ने 15 से 20 वर्ष का ही डिसीजन दिया है जी। ठीक है ना। तो इस प्रकार से हमने मानसिक विकास की चर्चा की कि किस किस प्रकार से बालक की बुद्धि का शेष अवस्था में विकास होता है। इन साइकोलॉजिस्टों की परिभाषा को आप ध्यान में रखोगे कि श्रीमती गोडाइनफ ने क्या कहा, जॉन लॉक ने क्या कहा, फ्रॉड ने क्या कहा। तो श्रीमती गोडाइनफ ने क्या कहा कि 4 से 5 वर्ष की अवस्था आते आते बालक की बुद्धि का आधा विकास हो जाता है, 50% विकास हो जाता है। जॉन लॉक ने कहा कि बालक का मस्तिष्क एक कोरी कागज के समान होता है जिस पर वह अपने जीवन के अनुभवों को लिखता है। फ्रॉड ने कहा कि बालक व बालिका को जो भी बनना है वो शिशुअवस्था में बन चुका है। इसके बाद में अपन चर्चा करते हैं संवेगात्मक विकास की कि शिशुअवस्था में संवेगात्मक विकास किस किस प्रकार से होता है वो देखिएगा। अब इसके बाद में बात करते हैं अपन संवेगात्मक विकास की। संवेगात्मक विकास तो देखिए, जब बालक व बालिका जन्म लेता है तो जन्म के समय बालक व बालिका में किसी प्रकार के कोई संवेग नहीं होते। संवेग का मतलब तो समझ रहे हैं ना सभी कि संवेग क्या होते हैं। संवेग एक ऐसे क्षणिक शारीरिक मानसिक उथलन पैदा करने वाले क्या है, एक वेग होता है जो हमारे शरीर में शारीरिक प्रकार के या मानसिक प्रकार के उथलन पैदा कर देता है मस्तिष्क में। तो संवेगात्मक विकास की बात कर रहे हैं, अर्थात संवेगों के विकास की बात कर रहे हैं, अर्थात बालक में क्रोध, प्रेम, डर, भय, ईर्ष्या, उत्तेजना, ये क्या है, सभी संवेग है। तो ये बालक और बालिका में देखो, जब बालक और बालिका जन्म लेता है तो जन्म लेते समय उसमें किसी प्रकार का कोई संवेग नहीं होता है, लेकिन जन्म लेते समय उसमें उत्तेजना रूपी संवेग होता है। तो पहला प्रश्न यहीं से उठता है कि बालक और बालिका का जो जन्म होता है तो उसमें कौन सा संवेग होता है, तो उत्तेजना रूपी संवेग होता है। ठीक है, तो उत्तेजना रूपी संवेग होता है। सबसे पहला उत्पन्न होने वाला संवेग होता है उत्तेजना रूपी संवेग। उत्तेजना रूपी संवेग के बाद में अगर मैं संवेग की बात करूं तो बालक और बालिका जब 2.5 से 3 वर्ष का हो जाता है, 2.5 से 3 वर्ष का हो जाता है, तो उस 2.5 से 3 वर्ष में बालक और बालिका में जो डर व भय का संवेग है वो उत्पन्न होने लग जाता है। अर्थात 2.5 से 3 वर्ष में बालक डरने वाली चीज़ों से डरने लग जाता है, तो ये दूसरा संवेग उत्पन्न होने लग जाता है। ईर्ष्या एक ऐसा संवेग है, घृणा करना एक ऐसा संवेग है जो बालक व बालिका में सबसे अंत में प्रकट होता है, सबसे अंत में उत्पन्न होता है। ये संवेगों की बात है। विलियम मैकडूगल साहब ने 14 प्रकार के संवेग बताए हैं। उन 14 प्रकार के संवेगों की आगे अपन अधिगम वाले चैप्टर में चर्चा करेंगे। तो इसमें आपको संवेगात्मक विकास में यही बात ध्यान रखना है कि बालक और बालिका का जब जन्म होता है तो जन्म लेते समय उसमें किसी प्रकार का संवेग नहीं होता है, केवल उत्तेजना रूपी एक संवेग होता है। और सबसे अंत में प्रकट होने वाला संवेग ईर्ष्या होता है। घृणा करना बालक सबसे अंत में सीखता है, और उत्तेजना के बाद में प्रेम करना सीखता है। प्रेम करना दूसरा संवेग है, उत्तेजना पहला, प्रेम करना। इसके बाद में डर व भय, 2.5 से 3 वर्ष का जब वह बालक हो जाता है उसमें डर व भय नामक संवेग पैदा हो जाते हैं, वो डरने में से डरने लग जाता है। तो संवेगों का विकास इस प्रकार से शिशुअवस्था में होता है। अब मैं आपसे विदा चाहता हूँ। देखिए, आज हमने शिशुअवस्था की भी चर्चा कर ली, आगे और क्लासों की चर्चा करेंगे। अगर आपको पसंद आ रहा है, इतनी मेहनत से हम लोग मतलब रहते हुए इन वीडियोज़ को बना रहे हैं, हम पे ज़्यादा हालांकि क्वालिटी नहीं है लेकिन फिर भी मेहनत आपके लिए कर रहे हैं। आपका भरोसा है कि आप हमको कितना पॉपुलर करते हो, अपने सोशल मीडिया पर प्लेटफॉर्म पर शेयर करो, जिससे कि दुनिया हमको भी जाने थोड़ा सा कि हम क्या पढ़ा रहे हैं, बालक बालिकाओं को क्या दे रहे हैं। इतनी मतलब कम सुविधाओं में हम पर इतनी कम संसाधन है, इसके बावजूद भी हम आपके लिए बराबर मेहनत कर रहे हैं। थैंक यू।